आज आप पढ़ेंगे यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश के जितने एग्जाम होते हैं उनमें काफी मात्रा में पूछा जाता है। यूपी पीसीएस में अब तक जो 150 क्वेश्चन प्री में आते थे उनमें 10 से 15 के बीच ये क्वेश्चंस रहते थे, 10 से 15 के बीच। लेकिन यूपी पीसीएस में पिछले दिनों कुछ चेंजेस आए हैं। मेंस में ऑप्शनल हटाया गया है, 2 पेपर जोड़ दिए गए हैं, पेपर 5, पेपर 6। तो ये जो 6 पेपर हो गए हैं इनमें 2 पेपर यूपी से रिलेटेड ही होंगे, यूपी से रिलेटेड। तो जाहिरान तौर पे जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं इसका बेस भी वही बन जाएगा। बहुत ध्यान से इसलिए इसको समझिएगा। लेकिन पहला लक्ष्य आपका भी ये है कि यूपी का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, पीसीएस आयोग का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, आरओ, अगर पीईटी कभी होता है तो उसका, इन सब में ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चन यूपी के आने वाले हैं। पीसीएस में चर्चा चल रही है कि जैसे बिहार वाले करते हैं, जैसे एमपी वाले करते हैं, उसी तरीके से पीसीएस में ये क्वेश्चंस बढ़ा के 30-40 किए जाए। तो अगर मान लेते हैं कि 30-40 क्वेश्चन कर दिए गए तो आपकी पहली प्राथमिकता ये होगी कि ये जो क्लास आपको बताई जा रही है इसको आप ध्यान से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, घर जाके बार बार नोट्स रिवाइज करेंगे, बार बार क्लास देखेंगे। और इसके बाद भी अगर आपके पास समय है, अगर ये तैयार है तो कोई किताब भी ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। किताब मैं बाद में आपको बता दूंगा। तमाम अच्छी किताबें, अच्छे पब्लिकेशन की किताबें मार्केट में उपलब्ध हो जाती, लेकिन पहले ये तैयार करेंगे क्योंकि किताब में बहुत मैटर रहता है। हमें तैयार करना है वो मैटर जिससे हमारे क्वेश्चन बन सके। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने जा रहा है। इसके लिए यूपी का मैप आप अपने पास जरूर रखेंगे, और यूपी का ही मैप नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे कि इंडिया का मैप भी रखेंगे। आराम से चलेंगे। पहली क्लास है, अभी तक की परंपरा उन लोगों की तो कम से कम यूपी स्पेशल पढ़ने की नहीं रहती थी जो कि यूपी बेस्ड एग्जाम नहीं देते रहे, लेकिन अब उनको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। नोट्स उसके बाद पहले मैं समझाऊंगा, फिर नोट्स बनवाऊंगा। वो नोट्स अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेंगे। हर चीज 2 बार इंग्लिश में, 2 बार हिंदी में बोली जाएगी, समझाने के बाद लिखवाया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कोई मिसिंग है, सब एक दूसरे के अगल बगल देख के इसको तैयार कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। जो पहला प्रश्न बनेगा ये हम समझने के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। ये हमारी धरती है, शुरू में जब बन रही थी, ये पेंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था। आज दुनिया में जितने महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट, सब इसी के हिस्से थे। बाद में इसी का सदर्न पोर्शन गोंडवाना लैंड कहा जाता है, सदर्न पोर्शन गोंडवाना लैंड कहा जाता है। भारत के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ को बहुत दिनों तक गोंडवाना ऐसा बोला जाता रहा है। प्री में बहुत बार एक क्वेश्चन आता रहा है कि गोंडवाना की रानी तो दुर्गावती अकबर के समय, ये छत्तीसगढ़ को ही ऐसा बताया जाता रहा है। ध्यान देंगे। समय बीता, उसके बाद उत्तरी हिस्सा अलग हुआ, दक्षिणी हिस्सा अलग हुआ। हम लोग सदर्न पोर्शन में थे, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका भी जुड़े हुए थे। समय बीता तो धीरे धीरे सब अलग होने लगे। हमने अफ्रीका को छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ा, लैटिन अमेरिका और अंटार्कटिका को तो पहले ही छोड़ दिया था, और आगे आके हम टकरा गए इस वाले पोर्शन से जिसको यूरेशिया बोलते हैं। हिमालय बना और इसी के साथ भारत इस क्षेत्र का हिस्सा बन गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही बनेगा कि उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। तो दिमाग में रखना, भी सिर्फ समझना है, अभी तुरंत नहीं लिख लेना है। लिखाने का पोर्शन हम लोग अलग रखेंगे। अच्छा,
उत्तर प्रदेश का मैप हम इंडिया के साथ भी आप इसी में सामने रखेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे। यूपी को हम ये अभी हम लोग इसकी हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे, फिर क्वेश्चंस की भरमार होने वाली, लेकिन अभी फिलहाल ध्यान से देखेंगे। ये वैसे तो लैंड लॉक्ड है, यानी कहीं समुद्र से नहीं जुड़ता है, लेकिन ध्यान से देखिए तो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है नेपाल के साथ। पहले उत्तराखंड भी इसका हिस्सा था, अभी हम इसकी हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे कैसे 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 यहां तक पहुंचा। तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी बाउंड्री बनाता है, हम सब जानते हैं दिल्ली। लेकिन बाकी देखिए सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री यही बनाता है, उत्तराखंड, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सबसे ज्यादा एमपी। फिर ध्यान से देखेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इतने राज्य, एक यूनियन टेरिटरी और एक देश, इतने के साथ बाउंड्री बनाता है। सबसे ज्यादा बाउंड्री यही बनाता है भारतीय राज्यों। लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। जब हम लोग इस मैप पर आएंगे तब इसके एक एक राज्य जिले की चर्चा हमको करनी होगी। किस किस राज्य से, किस किस देश से कौन कौन सा जिला बाउंड्री बनाता है। ऐसे प्रश्न खूब मात्रा में आते रहे हैं, हमें भी अपने आप को ऐसे ही तैयार करना होगा। उत्तर प्रदेश की कहानी बड़ी रोचक है। जब हम लोग यानी आजकल के जो भारत के लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए, और ये सिद्धांत ही लगभग चल रहा है। और ये सिद्धांत एक फिलोसोफर मैक्स मूलर का दिया हुआ है कि सेंट्रल एशिया से आए और आकर ये लोग शुरुआती दौर में सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। ये 7 नदियों का प्रदेश था। सिंधु, जिसको हम इंडस बोलते हैं, इनकी लाइफ लाइन थी। उसकी 5 ट्रिब्यूटरी थी, झेलम, उसी प्रकार से चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। सरस्वती को बहुत आदर देते थे, नदियों की मां कहते थे। इसी में हम लोग बसे। तो ऋग्वैदिक काल तक उत्तर प्रदेश भारत के इतिहास से नहीं जुड़ा था। हकीकत में ऋग्वेद में जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो गंगा है, और सिर्फ एक बार चर्चा है, सिर्फ एक बार। पूरे ऋग्वेद में गंगा की चर्चा सिर्फ एक बार है। लेकिन इसके विषय में हमारे पास जानकारी आनी शुरू हुई उत्तर वैदिक काल से, लेटर वैदिक इरा से, अर्थात 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच। तो इसका नाम उस जमाने में 2 नाम मिलते हैं। तो अगला प्रश्न ये बहुत आता है, इसको ब्रह्मर्षि प्रदेश और मध्य देश के नाम से पुकारते थे। ब्रह्मर्षि प्रदेश और ब्रह्मावर्त में अंतर माना जाता है। ब्रह्मावर्त बिठूर को बोलते हैं, और ब्रह्मावर्त एक और शब्द ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है, वो रावी नदी के इर्द गिर्द के इलाके को बोलती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश को ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते थे, बाद में मध्य देश कहने लगे। फिर समय आया, हमारी संख्या इस देश में थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, तो हम लोगों ने 16 महाजनपद बना लिए, 16 महाजनपद बना लिए। ये बार बार प्रश्न आया है एग्जाम में। इस 16 में 8 महाजनपद तो अकेले उत्तर प्रदेश में थे, 8 अकेले उत्तर प्रदेश में थे। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ गया कि कितने महाजनपद गंगेटिक बेल्ट में थे, तो 3 नाम और जुड़ जाएंगे। 16 में 11 महाजनपद ये गंगेटिक बेल्ट में थे। तो हर महाजनपद का नाम और उसकी राजधानी ये आपको तैयार करना है। फिर समय थोड़ा बीता, तो इसका एक बार फिर से इतिहास काफी महत्वपूर्ण हुआ। वो इतिहास ऐसे महत्वपूर्ण हुआ, थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया।
हर्ष बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। हर्ष ने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था। उनको सकल उत्तरापथ नाथ कहा जाता था। हर्ष की डोमिनेंस ही चलती थी। क्या कश्मीर का राजा, क्या कामरूप यानी असम का राजा, क्या गुजरात वल्लभी का राजा, नर्मदा के उत्तर कोई हर्ष की स्यूजरेनिटी अधिसत्ता मानने से इनकार नहीं कर सकता था। राजधानी कन्नौज थी, सबको कन्नौज के प्रति एक ललक पैदा हुई, तो कन्नौज का जो नाम मिला वो महोदय नाम बना। महान उत्थान हुआ है, महान उदय हुआ है, ग्रेट इमर्जेंस। तब ये केंद्र बना रहा। अगले 500 वर्षों तक कन्नौज ही भारत की राजनीति का नोडल सेंटर रहा। जैसे कि 1200 से और लगभग 1700 दिल्ली की हैसियत रही, तो कन्नौज की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण बन गई। इसी कन्नौज को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है, बार बार आता है। बंगाल और बिहार के पाल, राजस्थान गुजरात के प्रतिहार और दक्षिण के राष्ट्रकूट लड़े। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, ट्राइपार्टाइट वार। 3 पार्टियां लड़ी ना, इसलिए ऐसा बोलते हैं। फिर जब कन्नौज का सम्राट, जिसको कि मोहम्मद गौरी के लेखकों ने हिंदुस्तान का सम्राट कहा है, आपको आश्चर्य होगा कि मोहम्मद गौरी के साथ आए ऑथर्स ने पृथ्वीराज चौहान के स्थान पे जयचंद को हिंदुस्तान का सम्राट कहा है। पृथ्वीराज चौहान को 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में हराने के बाद जब 1194 में वो जयचंद के खिलाफ चंदावर के युद्ध में आए तो ज्यादा घबराए हुए थे। उनके ऑथर्स के जितने डिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं वो कुछ ऐसे कहते हैं, मैं आपको उन्हीं की लैंग्वेज में बता दे रहा हूं। हसन निजामी नाम का लेखक है, अनगिनत बार पीसीएस में प्रश्न आया है, और किताब का नाम है ताज उल माशिर। ऑथर का नाम है हसन निजामी और बुक का नाम है ताज उल माशिर। उसने जो प्रसंग की चर्चा की हो एज इट इज मैं आपके सामने बता देता हूं। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद जब तुर्कों की सेनाएं जयचंद के खिलाफ चंदावर के युद्ध में आमने सामने हुई, आजकल ये जगह एटा में पड़ती है, तो घबराई हुई थी। इस तरफ गौरी की सेनाएं और इस तरफ जयचंद की सेनाएं। हिंदुस्तान का सम्राट बड़ा ताकतवर है, उसकी एक छवि थी। तो ऐसी स्थिति में अचानक गौरी ने, हमारे ही बीच से कुछ लोग दुभाषी के रूप में यूज किए जाते थे, ट्रांसलेट मार के पीट के उनको यूज कराया जाता था। तो ऐसे में गौरी ने एक दिन सुबह जब मुआयना किया तो गंगा के इस पार जयचंद की सेनाओं को देखा। ऐसे ही सुबह का वक्त था, जगह जगह से धुएं उठ रहे थे। उसने पूछा ये जगह जगह से धुएं कैसे उठ रहे हैं? तो ट्रांसलेटर्स ने बताया कि हुजूर ये कनौजिये, कन्नौज से जुड़े होने का कनौजिये कहा जाता था। ये लोग खान पान का बड़ा भेदभाव करते हैं। अलबरूनी तो बता ही चुका था इस घटना से लगभग 200 साल पहले कि खान पान का तो एक उसने अद्भुत उदाहरण देखा। 2 आदमी बैठे थे, दोनों के बीच में लाल रंग का एक गमछा पड़ा हुआ था। पूछा भैया बीच में गमछा क्यों है? बिछा लो, बैठ जाओ इसी पर। दोनों साथ साथ कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा गोत्र इसके गोत्र से थोड़ा बड़ा है तो इसकी छूत मेरे पास ना आ जाए, इसलिए गमछा लगा दिया। बेहतरीन इंसुलेटर का आविष्कार किया था। दुनिया बिजली खोज रही थी, हम लोग ये सब खोज रहे थे। तो उस स्थिति में जब जयचंद की सेना को देखकर और ये उत्तर मिला गौरी को कि ये कनौजिये हैं, खान पान का बड़ा भेदभाव रखते हैं, मिला जुला के नहीं खाते हैं, अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग खाते हैं। तो गौरी ने कहा कि देखना कल लड़ेंगे भी ये लोग अलग अलग, कल ये लड़ाई भी मिलकर नहीं कर पाएंगे। और हुआ भी वही, जैसा कि हसन निजामी ने लिखा है, दोपहर तक लगभग लड़ाई क्लियर हो गई थी। कन्नौज की सेना भारी पड़ रही थी, हम लोग लगभग लड़ाई का मैदान छोड़ चुके थे।
और बैटलफील्ड से हट रहे थे। अचानक एक पहाड़ जैसे हाथी पे सवार, उसी के वर्ड्स हैं ये, एक आदमी इंटर करता है लड़ाई के मैदान में बीचों बीच। उसकी सेना में जोश आ गया, कन्नौज का सम्राट, कन्नौज का सम्राट, सब चिल्लाने लगे। हम समझ गए ये जयचंद है। गौरी ने आदेश दिया कि तुम लोग भागते भागते भी इसके ऊपर तीर के निशाने लगाओ, शायद कोई लग जाए। और हुआ वही, एक तीर उसके गले से आर पार हुआ, गिर पड़ा, लड़ाई खत्म, बाकी लोग भाग खड़े हुए। तो इस लड़ाई ने कन्नौज के भाग्य को समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर भारत में सल्तनत काल आई, फिर दिल्ली को सेंटर बना के राज किया गया, लेकिन सिकंदर लोदी ने जो राजधानी बनाई वो आगरा थी। 1504 1504। अगले 200 वर्षों तक अब आगरा पूरे भारत में नोडल सेंटर बनने वाली थी। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछेंगे कि आगरा जो है वो यहां एक फोर्ट हुआ करता था, वो भी मिट्टी का फोर्ट था, बादलगढ़ कहते थे। बादलगढ़, न जाने कितनी बार ये प्रश्न आया है। इसी को सिकंदर लोदी ने ठीक ठाक किया, फिर आगरा में अपनी कैपिटल उसने बनाई। सिकंदर लोदी के सामने कुछ चुनौतियां थी। अफगान बड़े उद्दंड हो चुके थे, उसका पिता मिला जुला के प्रेम से पुचकार के काम चला लेता था, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो उस परिस्थिति में उसको लगा कि एक नई कैपिटल और नए एटिकेट्स, नए मैनर्स लागू करेंगे। तो आगरा को कैपिटल बना के 200 वर्षों तक फिर इसी आगरा के माध्यम से राज किया गया। सिर्फ सिकंदर लोदी और उसके बेटे इब्राहिम ने नहीं किया था। जब मुगल आ गए तो बाबर से लेकर अकबर तक आगरा को सेंटर बनाया गया। फिर अकबर ने अपनी राजधानी थोड़े समय के लिए फतेहपुर सीकरी शिफ्ट की थी। फतेहपुर सीकरी 1569 से 85 तक अकबर की राजधानी रही। यह भी आगरा से थोड़ी ही दूरी पे है। तो एक बार फिर से यूपी के रीजन को ही लगभग पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया गया। एक आप अक्सर शब्द सुनते होंगे, इस क्षेत्र को बौद्धिक प्रदेश कहते हैं। जितने भी लिटरेचर ये हैं यहीं गढ़े गए। खासतौर पे भारत की जो मेंटेलिटी है वो एपिक्स यानी रामायण और महाभारत से चलती थी। उसके दोनों सुपर हीरो इसी क्षेत्र से थे। तो इस स्थिति में ये मान लिया जाता था कि इस क्षेत्र पे जो कंट्रोल करेगा वो पूरे भारत पे कंट्रोल करेगा। आजादी के बाद भी कुछ ऐसी स्थिति बनी कि पहले तीनों प्रधानमंत्री इसी क्षेत्र के एक खास जिले से आ गए। तो आपने देखा होगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री भी चुनाव जब लड़े तो अपने मूल राज्य को छोड़ के इसी प्रदेश के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीते। तो एक मेंटेलिटी बन गई। एक और प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा। जब वो पीएम बने तो उनको समझ में आ गया कि पीएम बन जाना उतना कठिन नहीं है जितना कि पद को बनाए रखना, और उसके लिए इस हिंदी बेल्ट को साधना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा था कि मैं 15 अगस्त को लाल किले पे जब भाषण दूंगा तो हिंदी में दूंगा। और ये अच्छी बात है, दैट इज वेलकम साइन कि उन्होंने भाषण हिंदी में ही दिया था। यानी इतने समय में उन्होंने कन्नड़ के साथ साथ हिंदी भी सीख ली थी। तो ये प्रदेश हमेशा डोमिनेट करता रहा है, लीड करता रहा है। 1857 की लड़ाई आप जानते हैं इधर ही सेंट्रलाइज्ड रही। उसके बाद महात्मा गांधी की लोकप्रियता इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा थी और इसी क्षेत्र में उनको सबसे ज्यादा कार्यकर्ता मिले और इसी क्षेत्र में आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाई, इसलिए इसको बड़ा महत्व मिल जाता है। बाद में जब अंग्रेजों के पास ये क्षेत्र आया, इतना मैं आपको और बता दूंगा, फिर लिखाऊंगा उसके बाद